Welcome to Walking Barefoot. Good afternoon to our listeners in the radio in the Dallas Fort Worth area. नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो ये वॉकिंग बेयरफुट का प्रोग्राम हम अभी शुरू कर रहे हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट नंदिता। मेरे साथ रमेश हैं जो इस वक्त गिटार पकड़े हुए हैं एंड ही इज़ गोइंग टू प्ले सम लाइव म्यूज़िक एज आई टेल द स्टोरी। तो even before I start the story, let me remind about वॉकिंग बेयरफुट। ये वॉकिंग बेयरफुट क्यों है हमारे प्रोग्राम का नाम, और कभी कभी ये मैं इसलिए भी आपसे कहती हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी याद करना पड़ता है कि वॉट वॉकिंग बेयरफुट इज़ ऑल अबाउट। वॉकिंग बेयरफुट is about taking off your shoes and socks and just feeling that earth, the touch of the earth on your feet. It is about making yourself vulnerable. जिस तरह से हम अपने जूते मोजों से अपने पैर को कवर करके रखते हैं ना, उसी तरह से हम अपने दिल के चारों तरफ भी बहुत सारी दीवारें बना के रखते हैं। सो वॉकिंग बेयरफुट इज़ अबाउट लेटिंग योर सेल्फ लूज एटलीस्ट फॉर सम टाइम। हाँ, जूते और मोजे हमें चाहिए जब हम बाहर कहीं खुरदुरे रास्ते में जा रहे हैं, इट विल प्रोटेक्ट आवर फीट। बट कभी कभी यही इतनी आदत हो जाती है कि लोग घर में भी दिन भर पहने रहते हैं, या पीपल आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल टू टेक इट ऑफ एंड फील दैट टच ऑफ मदर अर्थ, बी कनेक्टेड। उसी तरह से हम अपने दिल के चारों तरफ भी इस तरह के वॉल्स बनाते हैं, और ये भी हमें चाहिए कभी कभी बिकॉज वी नीड दैट प्रोटेक्शन. We don't want to be vulnerable, but sometimes these walls could imprison us. So, walking barefoot is about connecting with Mother Earth, about making yourself vulnerable, about being genuine, letting your true self come out. बस ये मैं इसलिए सुना रही हूँ ताकि मुझे खुद को भी याद रहे कि वॉकिंग बेयरफुट क्या है। तो आज की कहानी में हमारा सीन शिफ्ट हो रहा है। अब हम गौड़ से निकल रहे हैं। जैसे पिछली बार हमने सुना कि गौड़ में जो माधव इतने दिन रुके हुए थे, मीना और चंदा की कहानी चल रही थी, वो ख़त्म हो गई। इफ़ यू वर फॉलोइंग, दैट स्टोरी इज़ ओवर नाउ। इट्स अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। द वे द स्टोरी इज़ कमिंग अलग अलग पार्ट्स में चल रही है। अब जो नाव निकलने वाली है और हमारा सीन शिफ्ट होने वाला है बिहार की तरफ। तो इसके पहले कि मैं ये कहानी को शुरू करूँ, ये पार्ट, आई विल वॉन्ट टू टेक यू टू दैट टाइम एंड एरा। एंड ऑल्सो जिस तरह से गौड़ एक रूइंड सिटी है, कुछ और रूइंड सिटीज़ के बारे में बात करेंगे हम, और वो एरिया को लेके जाऊंगी ताकि हम इसको पिक्चराइज कर पाएंगे जब मैं स्टोरी पढ़ने लगूँ। So yes, the year is about 1530, 1531. In my mind, I'm keeping it as 1531, the time when this is happening. और ये वो समय है जब बाबर के बाद हुमायूं ने द हिंद के ऊपर अपना साम्राज्य, जो है बाबर के बाद हुमायूं आए, ये मुगलों का समय है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मुगल। तो दैट इज़ द टाइम एंड हुमायूं हैज़ जस्ट कम इन टू पावर। और हुमायूं का एसेंशन जो था टू कम इन टू पावर वॉज नॉट वेरी स्मूथ। पहले तो जैसे ही वो थ्रोन पे बैठे, उनके भाइयों ने उनके ऊपर अटैक किया, एंड देन ही हैड दिस पावर स्ट्रगल विथ हिज ब्रदर्स बिकॉज बाबर हैड नेवर मेड क्लियर कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट person. And for whatever it was, during Babar's time itself, एक तरह से रिबेलियन का फीलिंग आने लगा था. बाबर हैड ट्राइड टू विन ओवर द पठान्स और द अफगान्स हु वेयर हैविंग अ लॉट ऑफ द स्टेट्स. उस समय स्टेट तो नहीं कहते थे, विलायत, इख्ता, इस तरह से टेरिटरीज हुआ करते थे. तो जौनपुर एक इख्ता थी, बिहार एक विलायत था, जिसमें डिफरेंट पठान नोबल्स वेयर सॉर्ट ऑफ independently ruling, but they used to pay allegiance to Babur and pay taxes to Babur. लेकिन बाबर के जाने के बाद when Humayun came into power, these people started thinking that it's time, because जो मुगल एम्पायर के पहले का टाइम है, लोधी साम्राज्य, लोधीज वेयर फ्रॉम अफगानिस्तान, पठान थे वो, एंड मच ऑफ द इंडियन स्टेट्स हैड पठान किंग्स, नोबल्स. तो ये इनका ये सोचना था कि वी कैन अगेन गैदर टुगेदर एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द मुगल एंड गेन बैक पावर. सो
द ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट बता रही हूँ आपको, सो दैट यू विल गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी हियर. The other thing I will like to say here about the different nobles who were there at that time, different independent साम्राज्य की तरह ही रहते थे. तो वन ऑफ द पर्सन जिसके बारे में हमने पहले भी कई एपिसोड पहले बात किया था, शेर शाह सूरी, जो इस समय शेर शाह नहीं है, शेर खान है. एंड ही हैज़ सॉर्ट ऑफ टेकन द साउथ बिहार का एरिया जो बहार खान लोहानी के पास हुआ करता था कभी, एंड हिज सन हैज़ डिजर्टेड एंड गॉन टूवर्ड्स बंगाल. तो शेर खान हैज़ टेकन ओवर दैट एरिया, एंड ही हैज़ हिज ओन सन हु ऑल्सो हैड जलाल खान, उनका भी नाम है, उसको उन्होंने वहाँ बैठा रखा है. एंड ही इज़ ऑल्सो लुकिंग एट एरियाज टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश लाइक चुनार एंड जौनपुर का एरिया. ही इज़ आइंग दैट एरिया ऑल्सो. एंड ही वॉज नोन फॉर मेकिंग दिस स्टेटमेंट कि अगर सारे पठान एक साथ हो जाएं तो किसी तरह हम मुग़लों को यहाँ से निकाल सकते हैं. दे फेल्ट दैट हिंद जो है, हिंद का की सल्तनत अफ़गानों के पास होनी चाहिए. दैट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम. तो द सीन इज़ लाइक दैट. इट इज़ 1531. Many of the Pathan nobles are gathering in Patna. Patna was where they started gathering together, and they have chosen as their leader Mahmud Lodhi. अब महमूद लोधी भी बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन बिकॉज ही केम फ्रॉम द लोधी डायनेस्टी एंड दे वांटेड टू री एस्टैब्लिश. उन्होंने मैं देख रही हूँ कि एक कॉल आ रहा है, बट कॉल ना आप 2:30 के बाद करें, क्योंकि इस वक्त मैं कॉल्स नहीं लूँगी क्योंकि फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो 2:30 के बाद अगर आपका जो भी पॉइंट है आप बोल सकते हैं. सो व्हाट वाज आई सेइंग? लोधी और हाँ, महमूद लोधी. महमूद लोधी एक को फोरफ्रंट पे रख के सारे अफगान इकट्ठा हो रहे थे, एंड दे वांटेड टू अटैक हुमायूं. एंड नाउ कम्स द वेरी बिग पार्ट कि शेर खान का क्या होगा. शेर शाह सूरी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मिडेबल लीडर, ही हैज़ ऑलरेडी डिफीटेड द बंगाल सुल्तान वंस. ही इज़ अ फोर्स इन दैट एरिया टू reckon. But the Afghans didn't choose him as their leader. They chose Mahmud Lodi as their leader. And at the same time, they called Sher Khan, who was at that time sitting in Chunar. उन्होंने चुनार भी तभी वहाँ की विडो से शादी करके, he had got the big fort of Chunar and all the land around that. They called him to say that, okay, look, we are all united now. The Pathans are united. You always said that if Pathans are united, we can throw the Mughals out. And we need you to be पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. तो ये है बैकग्राउंड स्टोरी का. तो कई बार हम जब राजाओं के बारे में बात करते हैं तो हम कॉमन आदमी के बारे में भूल जाते हैं. सो उस समय कॉमन आदमी की क्या हालत थी उस एरिया में. एंड आई एम नॉट गोइंग टू द पेजेंट लेवल पे तो और भी वो रहा होगा. मैं बात कर रही हूँ द लैंड ओनर्स एंड व्यापारीज जो बिजनेस करते थे या लैंड ओन करते थे. बिकॉज फ्रॉम द टाइम बाबर केम और इवन बिफोर दैट लोधीज के समय से इस एरिया के ज़मींदार और व्यापारी जो थे वो परेशान थे. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिजिया कर लगता था, जो लोधियों ने भी लगाया. ज़मींदार में काफ़ी सारे लोग थे जो मुसलमान नहीं थे, और उन्हें जो भी उन दिनों इस्लाम को नहीं फॉलो करते थे उन्हें जिजिया कर देना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ टैक्स विच दे हैड टू गिव. सो दे वर टायर्ड बिकॉज ऑफ दैट. दूसरी बात ये थी कि व्यापारियों के लिए, इवन पीपल हु वर जमींदार, दे डिडंट हैव ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है आज, जिसको बाद में शेरशाह सूरी मार्ग बोला गया, ये पटना तक आती थी फ्रॉम नॉर्थ. बट ये रास्ता बहुत पहले हमारे बहुत पुराने राजाओं ने बनाई थी. दिस वॉज इन अ टोटल फॉर्म ऑफ डिसरे. यहाँ चोर डाकुओं का लूटपाट, एंड मुगल्स के अंडर, बाबर के अंडर करप्शन वॉज ऑल्सो गोइंग वेरी हाई. सो इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स द पीपल. सो जस्ट आई नो दैट ये थोड़ा लंबा हो गया द होल भूमिका जो बनाई मैंने, बट इसके बाद से हम कहानी सुनते हैं. अच्छा, कहानी में कुछ एक दो जगह और मैं आज लेके जाऊंगी विच आर टुडे नॉट दैट काइंड ऑफ सिटीज़ विच दे यूज टू बी. एक शहर है जिसका नाम है गढ़ी. आज इसको तेलिया गढ़ी या तेली गढ़ी भी के नाम से बोलते हैं.
इस वक्त शायद बिहार में है, उन दिनों ये बिहार और बंगाल का बॉर्डर हुआ करता था. सो इफ़ यू हैड टू एंटर गो फ्रॉम बंगाल टू बिहार, यू वुड बी गोइंग थ्रू तेलीगढ़ी. एंड यहाँ पे भी बहुत दे हैव फाउंड लॉट ऑफ डिफरेंट कॉइन्स ऑफ डिफरेंट एराज, बिकॉज यहाँ पे टैक्स कलेक्शन होता था सॉर्ट ऑफ, जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो होता है कलेक्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद गुड्स एंड ऑल. एक दूसरा शहर जिसका नाम मैं बोलूँगी ये है क्रिमिला. ये यहाँ पे बहुत सारे रूइंस मिले हैं, एंड रूइंस ऑल द वे फ्रॉम बुद्ध के समय से, बुद्धिस्ट रूइंस, लॉट ऑफ हमारी पुरानी मूर्तियां हैं जो मिली हैं. ये आज के डेट में ये एरिया लखीसराय के नाम से, पटना से कुछ 200 मील वगैरह होगा बिफोर रीचिंग पटना. दिस प्लेस इज देयर. सो आज हम गढ़ी को देखेंगे. लखीसराय के पास ये जो क्रिमिला, इसका पुराना नाम क्रिमिला है, जहाँ पे बहुत पुरानी मूर्तियाँ मिली हैं, और उस जगह को देखेंगे. तो अब स्टार्ट होता है स्टोरी का रीडिंग. चंदा के चले जाने के बाद मैं कई दिन मोहसिन चाचा के पास रुका था. उनके शागिर्दों के साथ मैं भी बांसुरी बजाने का अभ्यास करता. जतिन भी हर शाम दुकान का काम ख़त्म कर बांसुरी बजाना सीखने चले आते. इफ़ यू रिमेंबर, ये जतिन जो है वो मीना के हस्बैंड है, और जिसके कारण माधव हैड टू गो एंड वर्क फॉर चंदा. सो जतिन भी हर शाम दुकान का काम ख़त्म कर बांसुरी बजाना सीखने चले आते. हालांकि वो उम्र में मुझसे 8-10 साल बड़े थे. हमारी दोस्ती हो गई. इस आस में कि मीना से भेंट होगी, मैं कभी कभी जतिन से मिलने शहर चला जाता. उसके दुकान में बैठकर शहर का कोलाहल देखता. जतिन की दुकान में देश विदेश का कपड़ा बिकता था. सोनार गांव और उसके आसपास के इलाके से मलमल, समुंदर पार के देशों से आया मुलायम रेशम और ऊनी कपड़ा. सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी सोने चांदी जड़े चटक रंग की रेशमी साड़ियों की. मानो होड़ लगी थी लोगों में इन्हें खरीदने की. जतिन ने बताया कि ये साड़ियाँ गौड़ की सरहद के पार कुछ मील दूर भागलपुर और कई मीलों दूर बनारस से हैं. कई महीनों के बाद ये माल आया है. कई महीनों से गौड़ और विलायत बिहार के रास्ते बंद थे, हाल ही में खुले हैं, इसलिए उस रास्ते से आए माल की खपत ज़्यादा है. जतिन ने ही अपने परिचित बिहारी व्यापारियों के साथ मेरे और साधु बाबा के गौड़ से निकलने की व्यवस्था की. जतिन ने कहा, एक बार गढ़ी पार हो जाए तो पटना तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी. मैंने पूछा, क्या गढ़ी कोई बड़ा शहर है? जतिन बोले, गंगा नदी से गौड़ पार कर बिहार जाने का रास्ता गढ़ी से निकलता है. सीमा रेखा पर मौजूद इस विशाल गढ़ के एक तरफ गौड़ के सुल्तान नसरुद्दीन नसरत शाह की सेना और दूसरी तरफ शेर खान की सेना तैनात है. शेर खान और नसरत शाह के आपसी संबंध में उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसलिए अनुमान लगाना मुश्किल है कि नाव को सीमा पार करने की अनुमति मिलेगी या नहीं. हम गौड़ से जिस नाव से निकले ये विशाल थी. जिस बोजरा नाव में हम शिलहट से आए थे उससे कई गुना बड़ी, लेकिन इसमें रहने खाने की व्यवस्था नाम मात्र थी. नाव सामान से ठसाठस भरा हुआ था. नाविकों के सिवाय सिर्फ 8 लोग थे इस नाव में. साधु बाबा और मेरे अलावा एक लंबे जटा वाले लंगोटधारी साधु और 5 मर्द. नाव के चलते ही लंगोटधारी साधु हाथ में खोपड़ी लिए, आंखें बंद किए ध्यान मग्न हो गए. उनका शरीर और चेहरा राख से सना हुआ था. सिर में रंगीन पगड़ी बांधे घने लंबी मूछों वाले बिहारी व्यापारी चौसर बिछाकर खेलने में लग गए. 4 खेल रहे थे और 5वां, जो उनका सरदार लगता था, बैठ के देख रहा था. जब भी खिलाड़ियों में मतभेद होता वे उसकी ओर देखते और उसके फैसले से खेल को आगे बढ़ाते. खेल खत्म होने पर वो आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे. जाहिर था कि वो परेशान थे. दूर पहाड़ों से घिरा गढ़ नजर आने लगा था. व्यापारियों का जत्था लंगोट पहने साधु को घेर कर बैठ गया. एक ने पूछा, महाराज, नाव गढ़ी पार कर जाएगी ना? कापालिक महाराज ने आंखें खोली. उनकी आंखें लाल, उनके राख से सने चेहरे को और भी भयावह बना रहे थे. उन्होंने कहा, तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं?
तुम्हारे तुम्हारे निरापद यात्रा के लिए मैं कब से प्रेत और यक्षों के साथ मोलभाव कर रहा हूँ। वे बोले, ऐसी बात नहीं महाराज। अम, शेर खान आजकल चुनार में जा बैठे हैं। उन्होंने ही गौड़ के सुल्तान पर जोर देकर रास्ता खुलवाया था, वरना हमारा तो महीनों से व्यापार ठप पड़ गया था। पता नहीं यहाँ की सेना का रवैया कैसा होगा। दूसरे ने कहा, नाव में मलमल, रेशम, मेवे, दूर देशों से आया कीमती सामान लेकर हम निकले हैं। महाराज ने चिलम में आग लगाई और फूंकने लगे। बोले, 2-3 महीने ये रास्ता खुला रहेगा, फिर कई महीनों के लिए बंद हो जाएगा। इस बीच गौड़ से जो भी बेचना खरीदना है निपटा लो। गढ़ी में सेना ने नाव को रोक दिया। सामान की छानबीन करने लगे। सेनापति व्यापारियों के सरदार को अलग ले जाकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद नाव को निकलने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन सरदार के चेहरे से जाहिर था कि वो खुश नहीं थे। नाव कुछ दूर निकलने पर व्यापारी फिर कापालिक बाबा को घेर कर बैठ गए। सरदार ने कहा, बहुत बड़ी रकम ऐंठ ली सालों ने। सेना नहीं, डाकू हैं ये। जाने कब तक ऐसा चलेगा। कई सालों से हम व्यापारियों को ये उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है। शेर खान के संचालन में थोड़ा सुधार होने लगा था, लेकिन सुनने में आया है कि इन दिनों अपना सारा ध्यान उन्होंने चुनार और जौनपुर की ओर लगा रखा है। कापालिक बाबा बोले, क्रिमिला के पहाड़ियों के बीच सदियों पुराना शिव मंदिर है। आसपास के जमींदार और व्यापारी वहां जमा हो रहे हैं शेर खान से मिलने। एक व्यापारी ने पूछा, अच्छा शेर खान आने वाले हैं? कापालिक बोले, पटना में पठान जमा हो रहे हैं हुमायूं पर हमला बोलने के लिए। बाबर के चल बसने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों से लड़कर किसी तरह दिल्ली की गद्दी हासिल तो कर ली, लेकिन वो इस वक्त कमजोर है। अफगान सरदारों ने महमूद लोधी को दिल्ली का सुल्तान बनाने की ठान ली है। वे अपनी सेनाओं को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। पठानों ने शेर खान को चुनार से बुलवा भेजा है, उनका समर्थन और सेना मांगने के लिए। व्यापारियों के सरदार बोले, हम फिर से लोधी राज के अधीन नहीं होना चाहते। पिछले 15 सालों से हमारा व्यापार अस्त व्यस्त है। चोर, डाकू, लुटेरों के घर डर से सामान आने जाने के रास्ते बंद पड़े हैं। जमींदार भी आज की व्यवस्था से नाखुश हैं। जो भी वो उगाते हैं उसका करीब आधा हिस्सा लगान वसूली में निकल जाता है। शेर खान इस इलाके में पले बड़े, उन्हें यहाँ के लोगों की जरूरत का अंदाज है। दूसरे ने कहा, हम सब चाहते हैं कि शेर खान भोजपुर, मिथिला, दरभंगा, गौड़ और जौनपुर को एक सीमा में ले आए और खुद को उसका अधिपति घोषित कर दे। हमारे व्यापार का विस्तार होगा। तीसरे ने कहा, एक बलवान और तेजस्वी सुल्तान की जरूरत है। शेर खान में वो सब खूबियां हैं जिसकी इस देश को इस वक्त जरूरत है। कापालिक बाबा बोले, चलो तुम सब भी शेर खान के साथ होने वाले इस समागम में शामिल हो जाओ। पटना से पहले क्रिमिला में नाव रोक लेना, हम सब वहां उतर जाएंगे। व्यापारियों के सरदार ने सिर खुजाते हुए बोले, इस सामान का जल्द पटना पहुंचना जरूरी है। ये तय हुआ कि 2 व्यापारी कापालिक बाबा के साथ क्रिमिला में उतर जाएंगे। बाकी सामान लेकर बाकी व्यापारी पटना चले जाएंगे। साधु बाबा मुझसे बोले, क्रिमिला में बहुत से पुराने मंदिर हैं। काल भैरव, पुरानेश्वरी देवी और महिषासुर मर्दिनी की सदियों पुरानी मूर्तियां हैं। हम भी यहाँ उतर जाते हैं। सुना है यहाँ के देवी देवता बहुत जागृत हैं। यहाँ जौनपुर से जमींदार और व्यापारी आ रहे हैं। शायद उनमें से कोई हमें बनारस के आसपास पहुंचा दे। बनारस हमारा अगला पड़ाव है। तो इतना ही आज के लिए। तो अगला सीन जो बन रहा है ये शेर खान के साथ मुलाकात का सीन है। इट विल बी इंटरेस्टिंग। आई डेंट वांट टू टेक इट देयर क्योंकि इट विल बी अ लॉन्ग, तो फिर वो बीच में ब्रेक होगा। तो आज के लिए कहानी थोड़ी छोटी थी और लॉट ऑफ बैकग्राउंड। तो ये क्रिमिला जो शहर है उसके बारे में थोड़ा बात करूं, फिर